कोई आदमी सात्विक खाना खा भी रहा है, जो उसको बताया गया है, जो उसने सुना है, लेकिन मन उसके काबू में नहीं है, तो कितने सालों में सात्विक हो जाएगा खाना खाते खाते? कई बार ऐसे होता है कि मन आदमी का उदास ही रह जाता है और दिमाग में भर जाते दुनिया भर के ग्रंथ। और कई बार होता है कि किसी ने किसी शायर की एक लाइन पढ़ी और उसी से रिलेटेड हो गया। उससे आपने देखा नहीं कभी क्या, जो मिजरेबल पर्सन होते हैं ना, वो खुश रहने वाले आदमी से दुखी होते हैं। तो गौतम बुद्ध बुलाएगा पूरे हिंदुस्तान से मेरे सारे सभी फॉलोवर आ जाओ, मेरे आश्रम में आके हम नाचो और ये है ना, क्योंकि मेरा जन्मदिन हम उसकी खुशी मनाएंगे। ये किस तरह का गुरु जिसको ये समझ आ रहा। और फिर उसके भक्त ये बोलेंगे कि गुरु जी तो नहीं बुलाते किसी को। गुरु जी के डेरे में आप दारू नहीं ना पी सकते, क्योंकि गुरु अलाउ नहीं करता, लेकिन उसके बॉडी के ऊपर आप जश्न मना सकते, गुरु अलाउ करते हैं। पतंजलि योग दर्शन की सीरीज चल रही है। अभी हम इंट्रोडक्शन के 6th एपिसोड में हैं। 5 एपिसोड अपलोड कर दिए हैं। पांचों तक आते आते हमें जो दर्शकों से जो कोई क्वेश्चंस कहीं कहीं से भी मिले थे, तो उसको रिप्लाई करने के लिए हमने Q&A सेशन भी रखा है। तो उसमें ये कहने को Q&A सेशन है, लेकिन है इसी लीनिएज में, इसी ज्ञान प्रवाह में ही है, वो भी सुनना ज़रूरी है। लेकिन मैंने इसको सीरीज़ के एपिसोड में नहीं रखा। तो अब हम इस एपिसोड में, जैसे हमने पिछले एपिसोड में बात किया था, सांख्य दर्शन का थोड़ा जिक्र किया था, और उसके बाद हमने प्रकृति और पुरुष का बताया था लिंक क्या है। तो फिर हमने बात की थी कि जो योग का उद्देश्य है, योग का उद्देश्य जो है वो यही है कि पुरुष जो है वो प्रकृति के चेंजेस से, प्रकृति के गुणों से खुद को अलग समझ सके, क्योंकि जो भी चेंजेस प्रकृति में हो रही हैं वो पुरुष अपने आप ऊपर फील कर रहा है, और यही बंदिश है। अभी अगर पिछला वीडियोस नहीं सुना तो कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आएगा। तो मेरा तो ये भी एक एडवाइस है कि अगर आप वो जो Q&A सेशन है, उसका हमने नाम दिया था Q&A सेशन फर्स्ट, वो भी सुन लो। तो जो बातें हमने उसमें भी की है, तो अगर मेरे को यहाँ पे उसका कहीं जिक्र करना पड़ेगा तो वो भी मैं फ्रीक्वेंटली करूँगा, बिना उस टॉपिक को डिग किए, बिना उस टॉपिक की गहराई में फिर से दोबारा से जाने के बिना। तो अभी हम बात कर रहे हैं प्रकृति और पुरुष। प्रकृति और पुरुष, देखो, सांख्य दर्शन तो नहीं पढ़ रहे हम पतंजलि योग दर्शन पढ़ेंगे। लेकिन पतंजलि योग दर्शन को समझने के लिए जितना मिनिमम से मिनिमम सांख्य की ज़रूरत है, हम उतना ही करेंगे। सांख्य दर्शन, जैसे मैं बताता हूँ कि ईश्वर कृष्ण ने पहली बार इसको ईजाद किया था। दर्शन पुराना है, मतलब बहुत पहले का दर्शन है। ईश्वर कृष्ण ने इसको ढूंढ के सांख्य दर्शन को कंपाइल करके सांख्य कारिका के नाम से इसको पहली बार प्रकाशित किया था। उसके बाद जितने भी इसके ऊपर काम हुए हैं सांख्य दर्शन के, वो ईश्वर कृष्ण की जो सांख्य कारिका है उसी को मूल आधार मानकर ही काम किया जा रहा है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि सांख्य दर्शन पुराना है, लेकिन आज के समय में हमारे पास जो सांख्य दर्शन है वो ईश्वर कृष्ण की जो रचना है सांख्य कारिका, उसी के थ्रू है हमारे पास, उसका जो संदर्भ है। लेकिन सांख्य की गहराई में जाएंगे तो सांख्य ही करेंगे तो पतंजलि योग दर्शन छूट जाएगा। जब सांख्य करेंगे तब उसमें डिटेल में जाएंगे। अभी के लिए हम प्रकृति और पुरुष को समझने के लिए देखते हैं कि प्रकृति जो है उसके गुण है 3, सत्व, रज और तम। सत्व के अलग कुछ गुण है। आपने अभी ये कितना पॉपुलर वर्ड आपने सुना होगा कि सत्व जो है वो सेरीन और कामनेस और स्पिरिचुअल एंड इस तरह की जो फैंसी वर्ड्स हैं। हालांकि असली अगर आप टेक्स्ट में जाओ तो सत्व इतना हल्का नहीं निकलेगा। ये भी कहा नहीं जा सकता कि ये जो बोला जा रहा है वो सत्व के गुण नहीं है, सत्व के ही हैं। लेकिन ऐसे नहीं है कि मैं कुछ भी सोच रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, कुछ भी, और एक बस सात्विक कोई खाना खा लूँगा तो मेरे में सत्व गुण आ जाएगा। इतना भी
आसान सौदा नहीं है सत्व। और दूसरा, जैसे आजकल बोलते हैं कि सफ़ेद रंग सत्व का है, लाल रजस का है और ब्लैक जो है तमस का है, और उसको हम रंग को लिटरली ले गए हैं। हम सफ़ेद कुर्ता पहनने लग गए तो हमें लगता है कि ये सात्विक है शायद, तो या फिर हम बाहर का सत्व बनाने के चक्कर में अंदर का सत्व जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। तो इस तरह से गुण है सत्व, रज और तम, तीन गुण हैं जो प्रकृति के गुण है, पुरुष के नहीं है, लेकिन पुरुष के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, पुरुष के ऊपर दिख रहे हैं, और पुरुष को लग रहा है कि शायद ये गुण मेरे हैं, और वो इससे छूटने का जो प्रयास कर रहा है उसी के कारण दुखी हो रहा है। और वहाँ से छूटने का जो साधन है वो कई साधन है, उसमें से एक साधन जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो है पतंजलि योग दर्शन। यही बंदिश है, इसी से छूटना मोक्ष है। पतंजलि और सांख्य की भाषा में हम इसी को मोक्ष कहेंगे कि जब पुरुष जो है वो प्रकृति के इन्फ्लुएंस से छूट जाए। मोक्ष हर एक धर्म या ज्ञान पंथ में मोक्ष की अवधारणा जो है वो अलग अलग है। अभी सांख्य और योग दर्शन की जब बात करेंगे तो उसमें प्रकृति और पुरुष का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ तक हम आ चुके हैं, लेकिन अभी जो है वो सत्व और रज और तम के ऊपर इसलिए बात करना जरूरी है क्योंकि अगर आपको ये गुण समझ आ गए थोड़े से, और इसी के बाद चित्त की भूमियाँ बनेंगी और उससे निकलेगा पंच क्लेश। तो ये हम जो पतंजलि का मेन कोर्स शुरू करेंगे। अभी हम इंट्रोडक्शन में चल रहे हैं, तो मेन कोर्स में इन चीज़ों के ऊपर थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। अभी उसका आधार बना रहे हैं, जितना समझ आ रहा है उतना ठीक है। कुछ लग रहा है कि कुछ थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो कोई इतना इशू नहीं, चीज़ें बार बार जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी वो बार बार रिपीट हो जाएंगी, और जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होगी वो दोबारा रिपीट नहीं भी होंगी, और आपके पास रिकॉर्डिंग है, ये फिर से सुन सकते हो। तो अभी हम आ गए प्रकृति और पुरुष के बाद सत्व रज तम के ऊपर। अभी प्रकृति का जो गुण है वो सत्वस्तम है और पुरुष का कोई गुण नहीं है, लेकिन प्रकृति और पुरुष इस तरह से मिल गए हैं कि प्रकृति में कुछ भी चेंज होता है पुरुष को लगता है मेरे ऊपर है। अब यहाँ से आगे हम चलेंगे सत्व को समझने के लिए। सत्व को समझने के कई तरीके हैं। मैंने बोला कि कुछ लोग सत्व को इतना ईजी कर देते हैं कि बस हमने ये खाना बता रहे हैं, ये खाना खाओ और सत्व हो जाएगा। अभी देखो, सवाल अपने खुद से पूछो, है ना। मैं वैसे भी हम इस सीरीज़ में ये कोशिश करेंगे कि हम आपको सोचना सिखा सकें, ना कि आपको जवाब दें। अगर हम आपको सोचना सिखा देंगे तो ही वो ग्रोथ आपकी है। बने बनाए जवाब तो हमारे पास सभी हैं। भगवान है क्या? है, ये भी बना बनाया जवाब है। बोलोगे नहीं है, ये भी बना बनाया जवाब है। ना आपने उसकी नकारता को जाना, ना आपने उसके होने के शाश्वत गुण को पहचाना। तो ये बस जवाब है हमारे पास। और मैं अक्सर बोलता हूँ कि कई बार बड़े बड़े सवालों को रेडीमेड सस्ते जवाब जो है वो सवालों को मार देते हैं। तो इसलिए मैं आपके सवाल का वध किए बगैर आपको सोचना सिखा रहा हूँ कि जवाब आपका खुद का हो, मेरा ना हो आपके पास। तो हम अब चलेंगे कि सत्व, अगर आपको लगता है, किसी को भी लगता है आप में से, कि इस तरह के कपड़े, इस तरह का एटमॉस्फेयर या इस तरह का खाना सात्विक है, तो अपने दिमाग में अभी एक कोई आदमी एज्यूम करो जो आपको लगता है कि थोड़ा सा चतुर है, या आपको लगता है कि जिसको आप पसंद नहीं करते, थोड़ा सा आपको घटिया आदमी लगता है ना। उसको इमेजिन करो। अब उसको किसी ने अपने पास बिठा के वही एटमॉस्फेयर जो आपके डेफिनेशन के हिसाब से सात्विक है, उस एटमॉस्फेयर में बिठाया, जो आपकी डेफिनेशन के हिसाब से सात्विक खाना है वो खिला रहे हैं। तो मुझे ये बताओ कि आपको लगता है कि वो सात्विक हो जाएगा? मैं आपको जवाब नहीं दे रहा, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आप कुछ भी मानने से पहले तर्क तो लगाओ, अच्छे से सोचो समझो तो सही। क्योंकि पतंजलि का योग दर्शन कोई भक्ति योग नहीं है कि आप बस सुन रहे हो और सुनने से आनंद आ रहा है। ये मन में चेंजेस है और मन को भी क्रॉस कर जाने की कला है। जैसे मैं कई बार बोलता हूँ कि हम कई बार शब्दों को अच्छे से समझते नहीं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो अमन शब्द है, अमन वो है इस्लामिक रूट से शब्द है, उर्दू का शब्द है शायद, लेकिन उर्दू के पास पहुंच गया, उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, शब्द हमारा भारतीय ही है।
और वैसे मैं भी बोलता हूँ कि जितने भी दुनिया में डायलेक्ट हैं उनका मूल भारतीय ही निकलेगा, क्योंकि वी आर द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। ज़्यादा से ज़्यादा रंग जो है वो भारतीय को ही बिलोंग करते हैं। रंग भी किसी और डायलेक्ट का मुझे लगता नहीं होता होगा। लेकिन खैर ये टॉपिक अलग है। मैं ये बता रहा हूँ कि अमन शब्द जो है हमें लगता है इस्लामिक है, लेकिन ये है मन को क्रॉस कर जाने का या मन के डिज़ोल्व हो जाने की स्टेट, अमन। क्योंकि जितने भी पंच क्लेश या जितने भी वृत्तियां हैं वो मन की ही हैं। तो अमन जो है वो एक भारतीय कल्चर, क्योंकि हम किसी चीज़ को नकारने के लिए या उनका एंटोनियम बनाने के लिए हिंदी ज़ुबान में हम उसके पीछे अ लगा देते हैं, विद्या अविद्या, ठीक है। तो इस प्रकार जो हम करते हैं कि अ और मन स्टेट ऑफ नो माइंड और अ स्टेट ऑफ विदाउट, सॉरी, मन के बिना का स्टेट या मन को इरेज कर देने की स्टेट जो है दैट इज अमन। तो उससे क्या शांति पैदा हो जाएगी। तो हम उसका जो लिटरल मीनिंग है हम वो निकाल देते हैं। मन जो है पतंजलि कैसे दार्शनिक कह लो या साइंटिस्ट भी कह लो तो कोई उसमें हर्ज नहीं है, कि जिन्होंने पहली बार ये जाना कि मन से शरीर तक व्यवहार या शक्ति या भावनाएं उतरती हैं और शरीर से वापस मन की तरफ भी जाती हैं। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं वो कि आपके शरीर को भी ट्रेन कर रहे हैं और आपके मन को भी ट्रेन कर रहे हैं, क्योंकि वो समझ गए थे कि अगर बॉडी में ठहराव लाओ तो धीरे 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 चाहे टाइम के बाद मन में ठहराव आ जाएगा। और जिसका मन शांत नहीं होगा वो एक जगह पे लंबे समय तक बैठ नहीं सकता। वो बैठेगा तो उसको तुरंत याद आ जाएगा कि मेरे कमरे में कुछ चढ़ गया है क्या, तो चाहे या उसको लगेगा कि बाहर कोई दूध उबल गया है, वो कुछ ऐसे करने लग जाएगा। उसका जो ब्रेन है उसको एक जगह पे बैठने नहीं देगा, क्योंकि उसका ब्रेन में अशांति है जो शरीर में दिख रही है। इसलिए कई बार आप देखोगे कुछ लोग जो है वो बैठेंगे तो हिलते रहेंगे कंटिन्यूसली, हाथ हिलाते रहेंगे, ऐसे ऐसे कुछ चलाते रहेंगे लगातार, बात भी करेंगे तो यही करते रहेंगे। तो अब अभी हम मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में उसको विकार बोल देते हैं कि एंग्जाइटी है या बिगड़ के एंग्जाइटी बन जाएगी वो। तो इस तरह से हम कुछ देखते हैं, लेकिन सभी के सभी जो वृत्तियां हैं वो जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा। लेकिन समझने की बात यह है कि जो मन है वो मन बॉडी को इन्फ्लुएंस कर देता है और बॉडी मन को इन्फ्लुएंस करती है। और इस दोनों रस्तों में खेलने का जो हुनर है वो पतंजलि योग दर्शन, योग सूत्र के माध्यम से सिखाएगा आपको। तो इसीलिए जब वो आसन कहते हैं तो वो आसन है तो शरीर का, लेकिन ट्रेनिंग मन तक पहुंच रही। और जब हम मन को बोलते हैं कि जो पहला ही नियम उसका यम जो सब साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन है, तो वो आपके शरीर तक पहुंचेगा। तो पतंजलि दोनों जगह से गलती ना हो जाए वो कोई गुंजाइश छोड़ ही नहीं रहा। वो शरीर को भी पकड़ रहा है, मन को भी पकड़ रहा है। तो सबसे पहले तो जो मन और शरीर का रिश्ता है, आप इसको किस तरह से जोड़ोगे। तो उसको जोड़ने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, उसके लिए इसको समझने के लिए कि मन और शरीर एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आएगा पंचकोश। पंचकोश जो है वो कॉन्सेप्ट बड़ा है, मैं कोशिश करता हूँ इसको जितना हो सके उतना छोटे में निपटाते हैं। पंचकोश का मतलब है 5 डिफरेंट लेयर्स। तो हम स्टार्ट करेंगे शरीर से, क्योंकि दिस इज द ग्रोस मी। मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं तो डेफिनेटली ये तो मैं हूँ ही, शरीर तो मैं हूँ ही। और सबको ऐसा लगता है कि हालांकि पतंजलि आपको लेके वहीं जाना चाहता है जहाँ पे उसको लगता है कि मुझे लेके जाना चाहिए, लेकिन शुरू वो वहाँ से कर रहा है जहाँ से आपको लगता है कि मैं यहाँ पे हूँ। और हम सबको लगता है कि हम जो हैं वो बॉडी में रहते हैं, फिजिकल बॉडी में रहते हैं। तो इसको समझने के लिए लेट्स अज्यूम कि आप फिजिकल बॉडी ही हो। तो अगर आप फिजिकल बॉडी हो तो पूरी की पूरी फिजिकल बॉडी जो है अगर आप ही हो, तो इसके लिए 5-7 अलग अलग आर्गूमेंट्स हैं जो ये बता देगा कि आप ये फिजिकल बॉडी तो नहीं हो। पहला आर्गूमेंट ये है कि जब आप छोटे थे तो किस तरह के दिखते थे, बड़े हुए तो किस तरह के दिखते हो,
बूढ़े हो जाओगे तो किस तरह के दिखोगे? तो आप ये बॉडी तो नहीं हो, क्योंकि आर यू चेंजिंग? क्या आप बचपन से बड़े होने तक या बड़े होके आप बदल रहे हो? आप तो सेम ही हो। तो अगर आप बॉडी हो तो इट वाई इट इज नॉट कांस्टेंट? खैर, इसके लिए कोई चतुर आदमी ऐसे बोल देगा कि बॉडी चेंजिंग है लेकिन डायनामिकली स्टैटिक है, ये जो एक वर्ड है। तो इस तरह से भी बोला जा सकता, तो उसको भी मैं कंसिडर कर लेता हूँ, मान लेती है, ठीक है। बॉडी अगर आप ही हो तो बॉडी आपके कमांड में भी होनी चाहिए। लेकिन इस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो गिटार बजाना कितना मुश्किल है, लेकिन मेरी साउंड और टंग किस तरह से रिदम बना रही है कि ये जो शब्द है वो उस भाषा में पहुंचे जो आपको समझ रहा है। मैं तो सिर्फ आदेश दे रहा हूँ कि इस तरह से आवाज़ प्रोड्यूस कर दी जाए, तो वो हो रही है। लेकिन इसका चैलेंज समझना है तो कभी गिटार पकड़ के उसमें से कुछ किसी सॉन्ग की धुन, अगर आप म्यूज़िक जानते हो या गिटार बजाना समझते हो तो आप बजा ही लोगे। फिर भी आपको बजाने के बाद भी आपको उसका बारीकी पता होगी कि इतना इजी नहीं है ये। लेकिन मैं सिर्फ अपने ब्रेन से एक हुक्म दे रहा हूँ कि इस तरह की आवाज़ स्विच करना है तो अभी हिंदी बोलनी तो हिंदी, अंग्रेज़ी बोलनी तो अंग्रेज़ी। आई एम जस्ट गिविंग द ऑर्डर एंड एवरीथिंग इज़ अलाइंड इन दैट फैशन वेरी वेरी परफेक्टली, कि जो भी मैं चाहता हूँ वही भाषा, वही शब्द उसी डायलेक्ट में प्रोड्यूस हो जाए। इतनी बारीकी से मैं काम नहीं कर रहा। मुझे नहीं पता कि मेरी वोकल कोड 4 है कि 2 है, 6 है कि 12 है, खुद ही प्रोड्यूस हो रहा है। अगर ये मैं बॉडी ही हूँ तो पूरा का पूरा सिस्टम मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं है? बात करता हुआ अभी सांस ले रहा हूँ तो ऑक्सीजन मेरे ब्लड लंग्स से ब्लड तक पहुँच रही है, ब्लड से टिश्यू तक जा रही है, और टिश्यू से जो ऑक्सीजन है वो विद इन द सेल के अंदर जा रही है, अंदर जाके उस ऑक्सीडेशन हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। वहीं से जो ऑक्सीडेशन होने के बाद CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो बाहर भी ब्लड से ही आ रही है, वो अलग रास्ते से आ रही है, गई अलग रास्ते से है, अभी वो वापस लंग्स तक पहुंच गई, लंग्स ने फिर उससे कार्बन डाइऑक्साइड उठाया, बाहर फेंका। अगर किसी को ये प्रोसेस पता है तो भी ये हो रहा है, नहीं पता तो भी ये हो रहा है। इस तरह की मिलियंस एंड मिलियंस, आई एम नॉट एग्जैजुरेटिंग, मैं बढ़ा नहीं रहा, मिलियंस एंड मिलियन रिएक्शन इस समय भी मेरी बॉडी में हो रहे हैं, इस समय भी, और आप सुन रहे हो आपकी बॉडी में भी हो रहे हैं। हम दोनों को ही नहीं पता, हम तो और ही कुछ लगे हैं पतंजलि योग दर्शन समझने। तो अगर मैं ये बॉडी ही हूँ और अगर आप भी ये बॉडी ही हो तो ये कौन कर रहा है? ये इसका देखभाल कौन इसको गवर्न कर रहा है? खुद ही हो रही गवर्न। उसको पता कि ये कैरेटिन प्रोटीन है, ये नाखून में घुसेगा, बाल में जाएगा, ये प्रोटीन अच्छे वाला है, इसको मसल्स में भेज देते हैं, उसको पता स्किन किस तरह से बननी है, उसको ये भी पता कि आपके सेल कब डेड होने हैं। RBC अगर 120 दिन लाइफ है, वो 120 दिन ही है। तो ये कौन कर रहा है? चलो, अगर आपको ये लगता है कि आप बॉडी अपनी मर्जी से हिला सकते हो, इस कारण आपको लगता है कि आप बॉडी हो, हाथ पांव जब आप चाहो हिला सकते हो ना, तो एक छोटा सा क्लोट ब्रेन में जाएगा तो आधा हिस्सा, पैरालिसिस बोलेंगे हम उसको, रुक जाएगा। एक छोटे से हिस्से ने मेरी पूरी बॉडी रोक दी। बॉडी तो हिल सकती थी ना, वो बॉडी तो मेरी है। तो दिस शोज दैट देयर इज सम एनर्जी विच इज ब्लॉक्ड विद दैट हेमरेज, वो इसको चला रही है और कोई इसको आदेश भी दे रहा है उसके पीछे से। तो अभी तक हम यहाँ पहुंचे कि सबसे बाहर का जो बॉडी है, फिजिकल बॉडी, इस कोश को हम बोलते हैं अन्नमय कोश। अन्नमय कोश का मतलब है दिस इज द लेयर, दिस इज द लेयर विच इज मेड आउट ऑफ अन्न, जो मेरे खाने से बना है। लेकिन ये इंडिपेंडेंट नहीं है, खुद नहीं चलती। इसको चलाने के लिए भी पीछे से प्राण एनर्जी चाहिए, तो उसको बोले प्राणमय कोश। तो जब इसके पीछे से मुझे पता लगेगा कि प्राण एनर्जी इसको चलाएगी, जैसे चाइनीज़ सिस्टम में इसको ची बोल देते हैं, हम इसको प्राण बोल देते हैं, तो हम समझ गए कि प्राण है जो इसके अंदर एक एनर्जी की फॉर्म है, एनर्जी का वेब है, जो दूसरा कोश है। अगर हम शरीर की तरफ से चले तो अन्नमय कोश, दूसरा आ गया प्राणमय कोश। तो ये दूसरा कोश है जो मेरे बाहर वाले सिस्टम को चला रहा है। तो एनर्जी जो है वो भी
अच्छा, अगर आप किसी दिन सुबह उठे, अभी मैं ये आर्गुमेंट दे रहा हूँ कि एनर्जी कैसे आपकी नहीं है। अगर आप किसी दिन सुबह उठे और आपको लगा कि आज मैं ना डाउन फील कर रहा हूँ, आज मेरे में एनर्जी कम है, कई बार बोलते हैं ना, डॉक्टर को बोलते हैं कि मल्टी विटामिन दे दो। अगर मल्टी विटामिन आप चाहते भी हो, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि मल्टी विटामिन से ही एनर्जी आएगी, तो मैं आपको बोलता हूँ उसी दिन आपका कोई बिजनेस की डील, अगर आप मनी माइंडेड हो तो कोई बिजनेस की ऐसी डील हो गई जिससे आपको बहुत पैसे मिल गए, तो आप में कहाँ से वो एनर्जी एक्स्ट्रा आ जाएगी, आप उछलने लग जाओगे। या फिर आपको किसी आपके महबूब का फ़ोन आ जाए तो भी आप बड़े खुश हो जाओगे, पता नहीं कैसे, लेकिन वो जो प्राण एनर्जी वो बढ़ जाएगी। जो अभी आपको लग रहा था मल्टीविटामिन से भी उठ नहीं सकूंगा, तो अभी आप एनर्जी है। या फिर मैं कई बार समझाने के लिए ऐसे बोलता हूँ अपने पेशेंट्स को कि अगर आपको आपकी मर्जी के शहर में, आपकी मर्जी के देश में अगर हम भेज दें, टिकट आपको मिल जाएगी, जेब खर्च भी आपको दे देगी कोई, तो आप में एनर्जी है कि जाने की? आपको बस बैग उठा के जाना भर है। इतनी कमजोरी तो नहीं है कि जा भी नहीं सकते, तो तुरंत बोलते नहीं नहीं डॉक्टर साहब फिर तो हम ठीक हैं। तो इसका मतलब कि कोई चीज है जो आपकी बॉडी के प्राण को भी इन्फ्लुएंस कर रही है, जो आपकी बॉडी की प्राण की जो एनर्जी है उसको भी इन्फ्लुएंस कर रही है। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि उसको पीछे से कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो वो आ जाएगा मनोमय कोश। क्योंकि मन में तो हुआ सब चीज कि आपको घूमने की बात बताई तो आपका मन खुश हो गया। तो ये तीसरा आ गया कोश, मतलब सबसे बाहर का आ गया अन्नमय कोश, जो अन्न से बना है। उसके पीछे आ गया प्राणमय कोश, जो प्राण से बना है, एनर्जी से बना है। उसके पीछे आ गया मनोमय कोश। अभी ये एक बात बताओ कि अगर आप सात्विक, जहां से हमने बात शुरू किया था कि अगर कोई आदमी सात्विक खाना खा भी रहा है, जो उसको बताया गया है, जो उसने सुना है, लेकिन मन उसके काबू में नहीं है, तो कितने सालों में सात्विक हो जाएगा खाना खाते खाते? तो जब आपको ये पता ही लग गया कि जो आप खा रहे हो उसका रिश्ता आपके सिर्फ बाहर की कोश से, यानी कि अन्नमय कोश यानी कि फिजिकल बॉडी से है, खाना इन्फ्लुएंस तो करता होगा मन को, लेकिन कई सालों हजारों में करेगा। ये मुझे नहीं पता कितनी देर में करेगा। आपको सोच के, एक आदमी को सोचो जो आपकी नज़र में कपटी है, जो आपकी नज़र में अच्छा नहीं है, बुरा है, तो अब सोचो कि इसको इतने साल खिचड़ी खिलाएं कि वो साधु हो जाए। जितना समय आपको दिमाग में आ रहा है वही समय सही है, मैं उसमें कोई शब्द नहीं दे रहा। लेकिन डायरेक्टली मन इन्फ्लुएंस किया नहीं जा सकता खाने से, इसीलिए पतंजलि का, नहीं तो पतंजलि बोले बस फल फूल खाओ, कंदमूल खाओ, खिचड़ी खाओ, हो जाओगे पार एक दिन। उसको भी पता कि ये नहीं होगा। और जो अहंकारी आदमी है वो इस बात का अहंकार कर लेगा, मैं तो बहुत सादा जीवन जीता हूँ, क्योंकि वृत्ति तो वही रहेगी ना। तो अब हम पहुंच गए मनोमय कोश में। तो मन जो है वो इन्फ्लुएंस करता है आपकी एनर्जी को, जो है प्राण एनर्जी। उसके आगे प्राण एनर्जी वो इन्फ्लुएंस करती है आपकी फिजिकल बॉडी को। तो क्या मन ही इंडिपेंडेंट है, ये भी सवाल आता है। लेकिन मन जो है वो एक एक मैं हूं और एक आप सुनने वाले, और एक बात हम दोनों को कोई एक तरह की बात किसने सुना दी, अगर वो बात मेरे जायके की नहीं है, मेरी पसंद की नहीं है, मेरे स्वार्थ की नहीं है, या मेरी टाइप की नहीं है बात अगर वो, तो मुझे सुन के मेरा मन दुखी हो जाएगा और प्राण एनर्जी कम हो जाएगी। लेकिन अगर वो बात आपके फ़ायदे में है तो वही बात सेम है, लेकिन आपका मन को प्रसन्न करके आपका प्राण एनर्जी बढ़ा देगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसी चीज़ है पीछे जो मन को भी इन्फ्लुएंस कर देती है, वो है मेरा विजडम। हम उसको बोलते हैं विज्ञानमय कोश। तो अब हम 4 कोश पढ़ चुके हैं। विज्ञानमय कोश, विज्ञान है जो आप में, अच्छा, आपकी दुनिया जहान के जो ग्रंथ हैं, जो आप पढ़ते समझते हो, तो वो विज्ञानमय कोश को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो विज्ञानमय कोश जो है वो विज्ञानमय कोश तक ही रहा या आगे फ्लो करके मन को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करेगा, ये अलग एल्केमी है। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि मन आदमी का उदास ही रह जाता है और दिमाग में भर जाते दुनिया भर के ग्रंथ। और कई बार होता है कि किसी ने किसी शायर की एक लाइन पढ़ी और उसी से एनलाइटन हो गया। तो ये अलग विषय है कि किस तरह का, कब, किसको, कैसे, किसकी बात छू जाए।
तो विज्ञानमय कोश किस तरह से रिएक्ट करेगा, ये एक, इसको मैं ये नहीं बोल रहा कि करेगा ही नहीं, या ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा करेगा। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि ये सोचने समझने की बात है। इसके ऊपर अभी निष्कर्ष नहीं लें तो अच्छी बात है, आगे जाके धीरे धीरे बात करते करते सीखेंगे तो कुछ निष्कर्ष बना लेंगे इसके ऊपर। तो अब हम 4 कोश पढ़ चुके, पढ़ तो नहीं चुके, बस नाम ही बताया, उसकी इंट्रोडक्शन बताई मैंने आपको। अभी हम विज्ञानमय कोश के पीछे एक और कोश पढ़ेंगे, उसका नाम है आनंदमय कोश, ब्लिस जिसको बोलते हैं आनंदमय कोश। अच्छा, आनंदमय कोश को समझाने के लिए एक मैं बात बताता हूँ आपको कि कई बार ऐसे होता है कि आपने कभी किसी जानवर को हंसते हुए देखा क्या, या किसी डॉग को हंसते हुए देखा क्या, लाफिंग डॉग, लाफिंग एलिफेंट कभी सुना, देखा कभी? और कभी किसी डॉग ने आपको उठकर ऐसे बोला कि रात को बड़ी मस्त नींद आई, मेरे को बहुत मज़ा आया? लेकिन ये दोनों चीज़ें हम इंसानों में कॉमन है, लेकिन हमने लाफिंग, अच्छा लाफिंग आजकल क्या है कि सोशल मीडिया के लिए भी लोग, जो जितना दुखी आदमी होगा वो उतना हंस के दिखाएगा सोशल मीडिया में, तो उस तरह की लाफिंग नहीं, मतलब मैन मेड लाफिंग नहीं, नेचर मेड लाफिंग। लाफिंग वो है जिस लाफ को, जिस हंसी को आप काबू ना कर सको। तो जितने आप बनावटी होते जाओगे उतना हंसी आपके काबू में आ जाएगी, और जितने आप सरल रहोगे, साधारण रहोगे, उतना आपका जो हंसी है वो इंस्टिंक्ट में रहेगी ज़्यादा, वो आपके कब्जे में नहीं रहेगी। इसलिए आपने देखा होगा कि जो पढ़ा लिखा ज्ञानी आदमी होगा ना, वो कभी नहीं बोलेगा कि मेरा हंसी आई मेरे से रोक ही नहीं गई, वो ज्ञानी है। लेकिन ये जो, जिसका बुद्धि अभी डेवलप नहीं है ना, वो हंसेंगे तो खूबसूरत तरीके से हंसते हैं वो। हालांकि ये कोई बहुत बड़प्पन नहीं है, लेकिन इतना तो कह सकते हैं कि उनकी हंसी उनके कंट्रोल में नहीं है। तो हमने लाफिंग को भी समझा नहीं। जैसे अगर सोते समय मेरी बॉडी भी वहाँ थी, मेरा मन भी वहाँ था, और मेरा विज्ञानमय कोश भी वहाँ था, अगर सब कुछ वहाँ थे, तो मुझे पता है क्या, एक एक समय सोते समय याद है कि ये बॉडी जो है, ये इंसान की है कि घोड़े की है, मेल की है या फीमेल की है, जवान की है कि बुढ़े की है। अगर वो नींद डीप स्लीप है तो यू विल फॉरगेट योर बॉडी, यू विल फॉरगेट योर मन, यू विल फॉरगेट योर, हालांकि मन थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंस करता रहेगा ब्रेन को, वो अलग बात है, लूजली कह देते हैं कि यू विल फॉरगेट योर मन। प्राण एनर्जी है तो सही, लेकिन वी आर लीस्ट, वो श्रिंक्ड है कि आपके पाँव में अगर सोते समय कोई हाथ लगाता तो क्यों नहीं पता लगता है, क्योंकि प्राण एनर्जी भी कॉन्स्ट्रिक्टेड है। सब कुछ समा जाता है आनंदमय कोश में। तो आप इसलिए उठते हो तो आप बोलते हो कि मैं तो बड़ी गहरी नींद में सोया और मुझे मजा आ गया। मजा जो आ गया, ये आनंदमय कोश को छू सकने का कैपेसिटी है। इसलिए जो लाफिंग की जो मैं बात कर रहा था, हंसने की, जो हंसी है, इट इज समथिंग स्पिरिचुअल, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जितना आदमी दुखी होगा उतना ही उसके लिए हंसना एक मुसीबत हो जाएगी। तो वो वहाँ बैठेगा ही नहीं जहाँ बहुत लोग खुल के हंसते हैं, उसको लगेगा कि ये गवार लोग हैं, मैं इनसे दूर ही रहूँ तो अच्छा है। तो क्योंकि जब सब लोग हंसेंगे तो चाहे वो अपने दिमाग में कितना ही विद्वान बने, लेकिन लोगों के हंसने से उनको याद आएगा कि कुछ तो उसने भी लॉस किया है। तो ये जो जो लॉस है उसको वो फेस टू फेस इस ट्रॉमा को फेस नहीं कर सकता, इसलिए वो कई बार, बहुत सारे लोग जहाँ पे खुल के हंसते हैं, वो उससे आपने देखा नहीं कभी क्या, जो मिजरेबल पर्सन होते हैं ना, वो खुश रहने वाले आदमी से दुखी हुए थे। अगर आपका कोई दोस्त है जो दुखी ही है, तो उसके सामने बिना बात के स्माइल करो तो वो चिढ़ जाएगा आपसे। घर में भी कई बार होता है ना कि अगर आपके घर में किसी एक आदमी का मूड खराब है, तो अगर आप दुखी है तो उसके सामने आपको थोड़ा सा दुखी शो होना पड़ेगा। अगर आप उसके सामने नॉर्मल पीसफुल भी बैठ जाओ तो वो आपको बात सुना के इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा कि किस तरह आप भी दुखी हो सको। तो आपको थोड़ा सा मुंह बनाना पड़ेगा, हाँ मेरे को भी दुख लगे इस बात का, तो वो खुश हो जाएगा। इससे खुश तो नहीं होगा खैर, वो अब आपको, अगर आप उस समय उसके दुख में शांति से बैठे रहे तो आप उसके सबसे बड़े दुश्मन हो जाओगे। तो क्योंकि एक मिजरेबल आदमी
जैसे एक एंक्शियस आदमी पीस को हैंडल नहीं कर सकता, इट इज़ ड्रास्टिकली ऑपोजिट। एक अज्ञानी आदमी ज्ञान को हासिल नहीं कर सकता, वो देख ही नहीं पाएगा ज्ञान को। बिना बात के गुरु नानक को कुरैया नहीं बोलते थे पंजाबी में। कुरैया होता है जो कू राह, गलत रास्ते निकल गए जो, तो लगेगा ही ना, क्योंकि जो लोगों को लग रहा है कि सीधा रास्ता तो यही है, तो गुरु नानक जब सीधा रास्ता, सही में सीधा रास्ता पकड़ेगा तो सबको तो लगेगा कि हमारे रास्ते से ये अलग रास्ता है, तो कुरैया बोल देंगे उसको। गौतम बुद्ध को उसके फादर बोलते थे कि ये ड्रामा करता तुम, एनलाइटनमेंट ये एंड एवरीथिंग, ये बकवास है, तो तुम वो समझ नहीं सके उनको। तो जब भी आप एंग्शियस आदमी के सामने पीस दिखा दो, मिजरेबल आदमी के सामने हैप्पीनेस दिखा दो, या अज्ञानी के सामने ज्ञान दिखा दो, इमीडिएटली दे विल फील वेरी वेरी थ्रेटेंड। तो इसलिए नॉर्मली जो है वो लोग इन चीज़ों को समझ नहीं पाते। तो लाफिंग जो है इट कम्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ योर, फ्रॉम योर इनर कोर। तो उसको हम बोलते हैं आनंदमय कोश, द ब्लिसफुल बॉडी, है ना। पांच बॉडी समझ लो इसको, पांच तरह की बॉडी है। कोश ना कहे तो सिंपल भाषा में आज, है ना, आज के समय में बोल समझ लो कि एक फिजिकल बॉडी होगी, उसके पीछे एक एनर्जी प्राणिक बॉडी होगी, उसके पीछे एक आपका मनोमय द साइकिक एनर्जी कह लो, है ना उसको, उसके पीछे आप जाओगे तो आपका इंटेलेक्ट हो जाएगा विज्ञान में, उसके पीछे द ब्लिस, द पीसफुलनेस। दिस इज द 5 डिवीजन। अब ये जो 5 डिवीजन है, आपका डोमेन, आपका साम्राज्य किस किस कोश के ऊपर कितना है, वो डिसाइड करेगा कि आप स्पिरिचुअली कितना ग्रो कर रहे हो, आध्यात्मिकली कितना ग्रो कर रहे हो। तो ये है आपके सामने लक्ष्य रख दिया मैंने अब एक नए तरह से। एक तो प्रकृति पुरुष बता दी, बाद में एक ही कर रहा हूं, लेकिन सबका जो रास्ता है वो अलग अलग बता रहा हूं। तो ये है यहां तक जो जर्नी पंचकोश की। मुझे लगता है कि पंचकोश टॉपिक टफ है, काफ़ी लंबा भी था, लेकिन जितना हो सका मैंने उसको सरल करने की कोशिश की है। जैसे एक मेरे को बात याद आती है कि मन को बॉडी कैसे इन्फ्लुएंस करती है। आपने कभी देखा कि जिसका मन दुखी रहता है ना, कुछ साल बाद उसका चेहरा भी दुखी जैसा हो जाता है। कोई भी आदमी उसका फोटो देखेगा तो तुरंत लगेगा ये दुखी सा लग रहा है। आप भी रोड पे जाओ तो किसी को देख बताते हैं खुश लग रहा है, पीसफुल लग रहा है, दुखी लग रहा है या एंक्शियस लग रहा है। आप किसी को बिना किसी ज्ञान के भी इतना इंस्टिंक्ट सब में डाला भगवान ने कि आप किसी को देख के इतना तो बता ही देते हो कि अच्छा है कि बुरा है, वो आपका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, लेकिन खुश रहने वाला आदमी है कि दुखी रहने वाला आदमी, इतना तो आप बता ही सकते हो ना किसी को। शांत है कि अशांत है, ये तो बता ही सकते हो ना। तो ये जो बताने की कला भी है, ये इसलिए डेवलप हुई कि जब मेरा मन किसी एक इमोशनल स्टेट में ज़्यादा देर तक रहेगा तो उसके कारण मेरा चेहरा भी बदल जाएगा। जैसे मैं कई बार बोलता हूँ, आपने शायद कभी इतने सेंसिटिव हो कि नहीं मुझे पता नहीं, कि जो विमेन है ना वो जिंदगी में 2 बार बदलती है, और बदलती है कंप्लीटली बदल जाती है, मतलब उसका चेहरा भी बदल जाएगा। अगर आपके में वो नजर है देखने की तो आप पहचान लोगे। जो विमेन पैदा हुई और वो तब तक नहीं बदलेगी जब तक उसको पहली बार किसी से मोहब्बत नहीं हुई। जिस दिन उसको सही में मोहब्बत हो गई, आज के ज़माने में जिस तरह की मोहब्बत हो रही, मैं उस मोहब्बत की बात नहीं कर रहा, मोहब्बत बोल रहा हूँ, द ऑथेंटिक लव जिसको बोलते हैं हम। तो जिस समय किसी विमेन को, कुछ कई बार ऐसे होते हैं आज के समय में तो 70-80% विमेन्स के 6-6 बच्चे होते हैं, लेकिन वो पहले पड़ाव ही पार नहीं कर सकती। वो उस एवोल्यूशन के उस स्टेट में भी नहीं आई कि जहाँ पे ये कहा जा सके कि नाउ दिस विमेन इज इन लव कंप्लीटली। तो विमेन जो है जब पहली बार वो मोहब्बत में जाती है तो उसका चेहरा बदलता है, उसका बॉडी, उसका आइडेंटिटी ही बदल जाता है। दूसरी बार विमेन तब चेंज होती है जब वो माँ बनेगी, क्योंकि अ विमेन एज शी इज बोर्न इज वन आइडेंटिटी, a woman in love
is another identity, and a woman which is now mother is totally different thing. तो ये विमेन की एवोल्यूशन का एक तरह से बयान करने का तरीका है, जिससे हमको याद आता है डी.एच. लॉरेंस की एक बुक है विमेन इन लव, पढ़ी जाने लायक है। बहुत बड़ी तो नहीं है लेकिन पढ़ सकते हैं इसको। हाँ, तो ये है विमेन और मन का रिश्ता। अभी मन जो है वो आपके, एक मैं छोटी सी बात बताता हूँ कि वो एक ना अमेरिकन, मेरे को उसका नाम मैं देख लेता हूँ अभी। हाँ, ग्रेटा गार्बे नाम, ऐसे तो याद भी करना मुश्किल है, मैं देखता भी नहीं जरा। तो आपको इसके बारे में जो एक किस्सा है जिसके कारण मुझे ये खास लगती एग्जाम्पल, तो वो किस्सा ये है कि ये एक सैलून शॉप में दाढ़ी बनाने आते ना लोग, तो झाड़ू बनाती थी बस। और उस तरह से इसका जो मनोबल है वो भी टूट चुका था, एक तरह से वो ज़िंदगी से हार ही चुकी थी। एक दिन एक आदमी आया, उसने उसको देखा और उसको बोला, यू आर ब्यूटीफुल वुमेन। तो पहली बार उसको किसी के बोलने में सच्चाई दिखी। तो उसके बाद उसके जो मन में चेंज हुआ, और वो मन में जो चेंज हुआ उसका रिप्रेजेंटेशन धीरे धीरे चेहरे के ऊपर आया, और दैट गर्ल एक्चुअली टर्न्ड इनटू अ ब्यूटीफुल लेडी। पहले इतनी ब्यूटीफुल नहीं थी, लेकिन मैं कई बार बोलता हूं कि आप जब किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हो, इट हैज़ दिस मच पावर। लेकिन हम क्या करते हैं कि किस भारतीय कॉन्टेक्स्ट में तो हम चाहते तो हैं कि हमारे घर में महाराणा प्रताप पैदा हो, या हमारे घर में झांसी की रानी या बड़े बड़े नाम पैदा हों, लेकिन हम पैदा होते तो उसको रोकना शुरू कर देते, ये ना कर वो ना कर, हर बात में। हमें अपने बच्चों के ऊपर यकीन ही नहीं, क्योंकि एक्चुअली हमें बच्चों के ऊपर यकीन नहीं, ऐसा नहीं है, हमें खुद की नालायकी के ऊपर बहुत यकीन है कि हमें ऐसा लगता है कि हम तो है उल्लू, उल्लू के घर बुद्धिमान कैसे पैदा हो सकता है। तो उसी कारण हम बिना बच्चे को देखे उसके बारे में एक थॉट बना लेते हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे बोलने से अगर कोई सुने तो उसको चेंज कर सके। जो हो चुका वो हो चुका, लेकिन आगे हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वर्ड्स आर पावर। मैं जब पुणे में था तब मैंने एक स्टोरी सुनी शिवाजी के बारे में, कि शिवाजी के जो छत्रपति शिवाजी के जो पिता थे ना, जब वो पैदा हुआ तो खूब बारिश हुई, तो वो बारिश में अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को, एक ही दिन के बच्चे को बहुत तेज बारिश में बाहर ऐसे हाथ पे रख के खड़ा कर दिया और बोला कि ये पूरे मराठा साम्राज्य, भारत को, मतलब मराठा साम्राज्य को इस तरह से बढ़ाएगा कि भारत को इसके ऊपर गर्व होगा। अभी एक दिन के बच्चे में क्या ही देखा होगा। हो सकता है ऐसे भी कह सकते हैं इसको कहने का तरीका कि हाँ उसके पिता ने देख लिया था कुछ, ये भी अच्छा बात है, ये भी स्वीकार है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जो पिता ने उसको इन्फ्लुएंस किया, उसके कारण उसके बच्चे के अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस या कुछ भी कह लो, उसके ऊपर वो इफेक्ट आया कि वो सच में वो हो चुका जो उसके ऊपर ट्रस्ट किया गया था। दिस इज द आइडिया कि मन जो है, इसलिए हम पतंजलि में भी पूरा का पूरा फोकस ही मन के ऊपर कर रहे हैं। जो चीज़ आप मनसा वाचा कर्मणा, एक हम आगे इसके खूब बात करेंगे कि मन से, वाच बोलने से, और कर्मणा कर्म से जो भी हम करेंगे वो तीनों ही आपके कर्म हैं, वो तीनों का ही इफेक्ट आपके जीवन के ऊपर आएगा। अगर आप किसी के को ऊपर से बड़े प्यार से मिल रहे हो लेकिन अंदर से नफरत रख रहे हो ना, तो आप में एंगर है। जैसे आजकल अगर आप सोशल मीडिया के ज़माने में किसी को देखो जो अपनी तरफ से अच्छी बात भी कर रहा है, कि वो बोलेंगे कि अच्छे आदमियों के साथ हमेशा बुरा ही होता है, लेकिन फिर क्या हुआ, समय उनको सबको जवाब देगा। ये मोहब्बत की ज़ुबान नहीं है, ये नफ़रत की ज़ुबान ही है, लेकिन इसके ऊपर कोटिंग बड़ी अच्छी सी कर दी गई है, और 90% को लगता है ये शायद पॉजिटिव चीज़ है। ये उस तरह की नेगेटिव चीज़ है जो कभी पकड़ में भी नहीं आएगी और कभी चेंज भी नहीं होगी। तो ये नेगेटिविटी की क्या बोलते हैं उसको, एडवांस स्टेज है, लेकिन हम क्या है कि हम इसको समझ भी नहीं पा रहे, इसलिए हम इसको एड्रेस भी नहीं करेंगे।
मनसा वाचा कर्मणा, ये आप सूत्र याद रख लो कि जो भी आप मन में सोचोगे ऐसे समझो कि वही हाथ से कर दिया और वही आपने अ, वाणी से कर दिया। वाणी मीठी रहे और हाथ कर्म भी मीठे रहे। अगर अच्छे अच्छे कर्म, कंबल बांट दिया गरीबों को, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन मन में अगर दिख रहा है ना कि ये गरीब है इसलिए मैं इसको दे रहा हूँ, तो नफरत वही है। जब तक ये देखो, गरीब को जब कोई कंबल देगा ना, तो उसको उसके कंबल देने में ही उसकी चतुराई छिपी है, अहंकार छिपा है कि उसको पता है ये गरीब है और मैं अमीर हूं, इसलिए मैं दे रहा हूं। और देते समय उसको याद भी है कि कितने कंबल बांटे, कितने गरीबों में, तो ये किस तरह का दान है कि आपको पता भी है कि आपने क्या दान किया। तो ये है आइडिया, है ना। तो अभी तक मेरे को लगता है हमने थोड़ी सी टॉपिक के बिल्कुल मूल के ऊपर बात शायद नहीं की, लेकिन कुछ आसपास के टॉपिक को कवर कर लिया ताकि आपको समझ आ सके। मन के बारे में जो बता रहा था कि वो विमेन को इन्फ्लुएंस किया। अभी क्या है एक्चुअली कि ज्ञान देने, पतंजलि आपको ज्ञान नहीं दे रहा, वो आप में से इल्यूजन निकालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि 90%, अच्छा गुरु का तो फर्ज ये होना चाहिए था कि वो आपको सत्वरजतम की बंदिश जो है या मन की जो विकृतियां हैं इससे दूर लेके जाए, अगर वो गुरु है तो। लेकिन वो क्या कर रहा है कि एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, बड़ी अच्छी एग्जांपल, कि एक आदमी था, वो रोज एक, ये एग्जांपल हम पूरी करके फिर वीडियो ख़त्म करेंगे। मैंने इसलिए बोला कि मेरे को याद भी रहे, क्योंकि कई बार बोलते बोलते मैं आगे निकल जाता हूँ। तो एक आदमी था, वो एक पार्किंग में जाता था रोज़, गाड़ी उसके पास नहीं है कोई, लेकिन वो हाथ हवा में हिलाएगा, भागा भाग जाएगा, जैसे इस तरह से वो अपने पागलपन में इस तरह से बिहेव करता था कि शायद वो गाड़ी में ही बैठा है और गाड़ी चला के अब वो पार्किंग में आया। फिर वो घुमाएगा, जगह देखेगा कहाँ में पार्किंग है, गाड़ी नहीं है उसके पास, वो हवा में हाथ घुमा रहा है, पार्किंग पे गाड़ी लगाएगा। तो फिर निकलेगा, एक आदमी एक दिन उसको देख रहा था ये करते हुए, तो उसने जो पार्किंग में सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है उसको बोला कि यार ये पागल क्यों आता है यहाँ पे। कहता यार ये पागल है, किसी ज़माने में कार रेसिंग करता था, तो इसके दिमाग में वो फितूर है, इसको अभी भी लगता है कि मैं कार रेसिंग ही करता हूँ, तो ये उसी पागलपन में आता है, रोज़ यहाँ पे गाड़ी पार्क करता है तो चला जाता है, फिर शाम को लेके भी जाता है। कहता वो पागल है, तुम थोड़ी पागल हो, तुम क्यों उसको बता नहीं रहे। कहता वो रोज़ मुझे इस कार पार्किंग की फीस देता है, तो मैं भी इसे नहीं बता रहा। यही हाल हमारे आज के समय में गुरुओं का हो गया। आप गुरु को बोलते कि हमारे बच्चे किस तरह से विदेश जाएंगे, गुरु वो करने लग जाता है। आप गुरु को पूछते हो कि मेरे को डर लग रहा है, मेरे घर वालों के साथ नहीं बनती, वो उसके ऊपर कुछ कमेंट्री करने लग जाएगा। आपको बोलेगा कि ये दुनिया अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों करती है, गुरु वो समझाने लग जाएगा, एग्जाम्पल ढूंढेगा कि मैं अपने बुक में भी लिखा कि अगर तुम्हारी लंका जल रही है तो तुम रावण ही हो, और अगर तुम इतने ही अच्छे हो तो तुम्हें ये कैसे पता कि कोई बुरा आदमी है, और तुम्हें ये कैसे पता कि अच्छे लोगों के साथ बुरा ही होता है और वो अच्छा आदमी तुम ही हो। ये ज्यूम ही करके बैठे हम बिना इसकी पुष्टि किए कहीं से। हो सकता दूसरे आदमी जिसके बारे में आप बोल रहे हो वो भी यही सोचता हो कि बुरा आदमी इतनी देर तक बचा था, इस बार पहली बार उसको मैंने अपने लपेट में लिया है। तो इसका फैसला कौन करेगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो यही कॉन्सेप्ट है पूरा कि गुरुओं का भी ये ड्यूटी था कि वो आपको मन के दायरे से, मन के इन्फ्लुएंस से पार लेके जाएं। लेकिन अब वो आपके, अभी देखो बात कहने वाली तो नहीं है क्योंकि पतंजलि में इसकी जगह नहीं है, लेकिन जो सुनने वाले मैक्सिमम लोग यही कर रहे हैं। सपोज मैं किसी को कुछ सिखा रहा हूँ, या गौतम बुद्ध का जन्मदिन है, तो गौतम बुद्ध बुलाएगा पूरे हिंदुस्तान से मेरे सभी फॉलोवर आ जाओ मेरे आश्रम में आके हम नाचो, और ये है ना, क्योंकि मेरा जन्मदिन हम उसकी खुशी मनाएंगे। ये किस तरह का गुरु जिसको ये समझ आ रहा। और फिर उसके भक्त ये बोलेंगे कि गुरु जी तो नहीं बुलाते किसी को। गुरु जी के डेरे में आप दारू नहीं ना पी सकते क्योंकि गुरु अलाउ नहीं करता, लेकिन उसके बॉडी के ऊपर आप जश्न मना सकते, गुरु अलाउ करता है। ये आपको समझ नहीं आ रहा, इसीलिए फंसे हुए हो। द प्रॉब्लम इज के देखो छोटी सी बात है कि भक्ति भाव है तो अच्छा भाव, लेकिन कई बार भक्ति में हम गलती खा जाते हैं। जैसे कृष्ण ने
गीता में बोला कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत, आपने सबने सुना है श्लोक ये, है ना, कि धर्म स्थापना के लिए संभवानी युगे युगे, मैं हर युग में आऊँगा। तो कई बार आदमी भक्ति में, चलो खैर उसका भाव कुछ हो रहा है, लेकिन शाम चूड़ी बेचने आया है और इसमें, है ना, आगे मैं एक बार गया तो आंटियाँ नाच रही हैं शाम चूड़ी बेचने, तुम्हारे घर आया था क्या? मतलब कृष्ण ने ये नहीं बोला, लेकिन भक्ति भाव में लगने लग जाता है। और एक गुरु जी, मैं वृंदावन की बात है, मैं वृंदावन में था तब मैंने ये देखा है इस तरह के कुछ एक्ट। मैं उसको बुरा नहीं कहता, वो उनका भक्ति भाव है, लेकिन एक नुकसान है इसमें। नुकसान ये है कि इस तरह के भक्ति भाव में अगर आप रहोगे तो सारी उम्र ये चूक जाओगे कि संभवानी युगे युगे का अर्थ क्या है। आपके तो घर में चूड़ी बेचने आ गया तो संभव भी हो गया आपके घर में तो आना, तो कैसे समझ लगेगा? तो ये चीज़ें जब तक हम इसको इरेडिकेट नहीं करेंगे मन से, ये बैठी हुई है, तो कैसे नया सीखोगे? तो जैसे हमने पिछली कुछ एपिसोड में बात किया कि अनलेस यू आर नॉट रेडी टू बर्न इनटू एशेज, हाउ कुड यू राइज ए न्यू। जब तक आप जल के बिल्कुल पुराना आइडेंटिटी ख़त्म नहीं करने के लिए रेडी हो जाते, तब तक आप नए कैसे, पुरानी कंडीशनिंग के साथ नए ब्रेन के कनेक्शंस नहीं बनेंगे साइकोलॉजिकली स्पीकिंग। इसी को अध्यात्म में अलग तरीके से बोल देते हैं। तो अभी तक हमने जितना बात किया वो पंचकोश हो गया, थोड़ा प्रकृति पुरुष के बारे में बात कर दिया। कल को हमें लगेगा कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे, अगर इंट्रोडक्शन में ही आना चाहिए, आना लगेगा कि जरूरी कि इंट्रोडक्शन में कहना चाहिए इसको, नहीं लगेगा तो हम डायरेक्टली पतंजलि के योग सूत्र में चलेंगे जो इसका मेन कोर्स है। अभी इंट्रोडक्शन से निकल जाएंगे, लेकिन अगर लगा कुछ एक आध वीडियो बनानी पड़ेगी, सोचते हैं कि मैं देखता हूँ थोड़ा सा होगा तो उसके ऊपर बात करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। थैंक यू। अब तक बने रहे हो, सुन रहे हो, तो ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि दो चीज़ें हैं। एक तो कुछ कुछ बातें जो हैं वो सुनने में टफ हो जाती हैं, लेकिन फिर भी सुन रहे हो, भागे नहीं। और दूसरा ये है कि ये इजी चीज़ भी नहीं है कि आप बैठे हो आराम से और कुछ बोले जा रहे हैं, आधा ध्यान। जैसे कई बार बोला भंडारे में क्या होता है कि आंटियाँ क्या करती हैं, वो स्वेटर लेके जाती हैं, वो बुनती रहती है और आगे कथा चलती रहती है, स्वेटर भी सही बन जाता है, कथा भी पूरी हो जाती है। तो इतना इजी भी नहीं, ये दर्शन है, तो वो भी सुन रहे हो, उतना ध्यान दे रहे हो। तो आगे हम देखते हैं कैसे चलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।